मैं घोषणा करता हूं सभी को शुभ संध्या। हम लोग शुभ दोपहर से अब शुभ संध्या में प्रवेश कर गए हैं और अगली कक्षा जब होगी तो शुभ रात्रि में प्रवेश कर जाएंगे। जल्दी आओ बच्ची लोग। जानकारी में मैं दे दूं कि हम लोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया को देख रहे थे और उस प्रतिक्रिया की कड़ी में हमने किसानों की प्रतिक्रिया देखी, जनजातियों की प्रतिक्रिया देखी, नागरिकों की प्रतिक्रिया देखी और विगत 2 दिनों से हम बिहार के विशेष संदर्भ को भी देखे। पंजाब से लेकर गुजरात, राजस्थान से होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से गुजरते हुए बंगाल, मणिपुर, आसाम में भी हमने जनजातियों की प्रतिक्रिया को देखा। साथ ही जहां कहीं भी नागरिकों की प्रतिक्रिया हुई तो उसे भी हम लोग ने देखने का प्रयास किया। हमारी आज की कक्षा इसी क्रम कड़ी में 1857 के विद्रोह से जुड़ी हुई है। 1857 का विद्रोह महाविद्रोह था। बी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। एक तथ्य भी है कि 1857 से पहले और 1857 के बाद सबसे सशक्त विरोध कौन सा था? 1857 से पहले संथाल, 1857 के बाद नील विद्रोह, ये सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया थी जिसकी जानकारी कालांतर में आपको दी जाएगी। जिसकी जानकारी मिल गई है उसे याद रखने का प्रयास करें। हमारी आज की कक्षा 1857 के सिपाही विद्रोह से संबंधित है, जिसके कारणों में आर्थिक कारण है और आर्थिक कारणों में वही लगान की उच्च दर। यद्यपि राजनीतिक कारण भी है, सामाजिक धार्मिक कारण भी है और तात्कालिक कारण भी है। राजनीतिक कारणों की कड़ी में डलहौजी की हड़प की नीति और सामाजिक धार्मिक कारणों में तो स्वाभाविक है कि जो इंटरफेरेंस किया गया तो रूढ़िवादियों ने उसका विरोध किया। जो कट्टरपंथी तबका था वो उसने ब्रिटिशों के इस प्रगतिशील कदम का विरोध किया। इसके अलावा तात्कालिक कारणों में जो नई राइफल आई थी, पुरानी राइफल कौन सी थी? ब्राउन बैस, नई एनफील्ड, और उसमें यह अफवाह फैली कि चर्बी लगे हुए कारतूस जिसमें गाय और सुगर दोनों के चर्बी थे, तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाओं को आघात पहुंचा। तो इससे ये तात्कालिक कारणों के रूप में परिणत हो गए। ये तात्कालिक कारणों के रूप में क्या हो गया? परिणत हो गया। यद्यपि यह विद्रोह मई के अंतिम सप्ताह में होने वाला था, कमल और रोटी इसके प्रतीक चिन्ह थे, लेकिन विरोध की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हो गई। उस समय भारत पर जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था केनिंग, लॉर्ड केनिंग, जिसके समय में विधवा पुनः विवाह अधिनियम भी लाया गया था। लॉर्ड केनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और भारत के पहले वायसराय भी थे। जब कंपनी का शासन का अंत हो गया तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम में देखेंगे कि कंपनी के शासन का अंत हो गया और सीधे सत्ता ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन में निहित कर दी गई। इन सबको आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो कारणों के बाद इसके स्वरूप है, और स्वरूप में सिपाही विद्रोह। क्या यह सिपाही विद्रोह था? लॉरेंस और सीले के शब्दों में यह सिपाही विद्रोह था। क्या यह हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? आउटरम और लॉरेंस के शब्दों में यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। क्या यह प्रवृत्ता और सभ्यता के बीच का संघर्ष था? होम्स के शब्दों में यह प्रवृत्ता और सभ्यता के बीच का संघर्ष था। क्या यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? बी.डी. सावरकर के शब्दों में यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। हालांकि हर का खंडन किया जा सकता है, एक लंबी लंबी कक्षा दी जा सकती है, लेकिन इन सब बातों का कोई औचित्य बनता नहीं है। जो औचित्य बनता है उसकी जानकारी मैंने दे दी कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा, सिपाही विद्रोह किसने कहा, और सिपाही विद्रोह किसने कहा और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है विद्रोह का स्थान और विद्रोहियों, कौन कौन से विद्रोहियों ने कहां कहां नेतृत्व किया। भारतीय नेतृत्वकर्ता के विषय में भी याद रखना है, और साथ ही जो ब्रिटिश कमांडर थे जिन्होंने विद्रोह के दमन की नीति अपनाई उसको भी याद करके रखना है। और फिर आता है इसका असफलता का कारण। अभी मैंने बताया भी
क्या सफलता के कारणों में नेतृत्व में एकता का अभाव, आधुनिक शस्त्रों का अभाव। हमारी जो शस्त्र प्रणाली थी वो परंपरागत थी, पुरातन थी, जबकि ब्रिटिशों के पास अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली थी। नेतृत्व में एकता थी, उद्देश्य समान थे। हमारे यहाँ सभी के उद्देश्य अलग अलग थे। हमारे यहाँ कई वर्गों ने विद्रोहियों का विरोध ही किया, विरोधियों का साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजी सरकार का समर्थन किया या उदासीन रहे। ग्वालियर के सिंधिया, कई देशी रियासतों ने सरकार का समर्थन किया। वहीं मध्यम वर्ग, आधुनिक शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग इस विद्रोह के प्रति उदासीन बने रहे। परिणाम क्या हुआ? तो सबसे बड़ा परिणाम हुआ 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया। इसी 5 एंगल से हम 1858 के विद्रोह का अध्ययन करते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, विशेषकर कि बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो पूरा 90% क्वेश्चन कुंवर सिंह के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग इसी 5 एंगल से इसको देखेंगे। सबसे पहले तो आप परिचय देखेंगे, दूसरा देखेंगे कारण, तीसरा देखेंगे स्वरूप, तीसरा देखेंगे नेता और स्थान, चौथा देखेंगे असफलता का कारण, असफलता का कारण। अब पांचवा देखेंगे, और पांचवा देखेंगे परिणाम। इसी 5-6 एंगल से हम लोग 1857 के विद्रोह को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले परिचय तो लिखेंगे 1857 का सिपाही विद्रोह। 1857 का सिपाही विद्रोह 1857 का सिपाही विद्रोह ब्रिटिश विस्तारवादी नीति, ब्रिटिश विस्तारवादी नीति, आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण के खिलाफ था, के खिलाफ था, के खिलाफ था, जिसका सबसे मूल कारण आर्थिक पक्ष था, जिसका सबसे मूल कारण आर्थिक पक्ष था। जिसका सबसे मूल कारण आर्थिक पक्ष था। कौन पक्ष? आर्थिक पक्ष था। क्यों? क्लास लाइव ही चल रहा है। कौन से हमारे बनमानुष हैं, मनुष्य हैं जो लिखते हैं सर क्लास लाइव नहीं चल रहा है क्या? अब इससे लाइव क्या होता है? हाँ, ये कौन से महान धरती बाबा है भाई? ठीक है क्या? कोई है क्या? अच्छा 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 अच्छा, एसआर साहब है। ये कौन साहब है? सा कौन है भाई? चलिए ठीक है। कहां थे हम लोग? हम लोग जहां पे थे वो था कि मूल कारण क्या था? मूल कारण था आर्थिक। मूल कारण क्या था? आर्थिक। नेक्स्ट, इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्ट्रॉन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्ट्रॉन थे। पामस्ट्रॉन थे। गवर्नर जनरल केनिंग, गवर्नर जनरल केनिंग, गवर्नर जनरल केनिंग, मुख्य सेनापति एनिसन,
मुख्य सेनापति एनीसन, ठीक है, एनीसन। भारतीय नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर, भारतीय नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, भारतीय नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर। प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल, प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल। प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल, प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या था? कमल था। प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल था। प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या था? कमल था। प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल एवं सैन्य परिषद का, भारतीय सैन्य परिषद का अध्यक्ष, भारतीय सैन्य परिषद का अध्यक्ष, भारतीय सैन्य परिषद का अध्यक्ष, भारतीय सैन्य परिषद का अध्यक्ष वक्त खां थे। वक्त खां, वक्त खां थे, वक्त खां थे, ठीक है, वक्त खां थे। परिचय में एक लाइन और लिख दो। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में था। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का आपातकालीन मुख्यालय, अंग्रेजों का आपातकालीन मुख्यालय, अंग्रेजों का आपातकालीन मुख्यालय कहां था? बताओ। इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में था, ठीक है। एक परिचय में और लिख देना एक लाइन। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। मेरठ से हुई, मेरठ से हुई, मेरठ से हुई। यद्यपि इसकी पृष्ठभूमि, यद्यपि इसकी पृष्ठभूमि मार्च 1857 में बैरकपुर से, मार्च 1857 में बैरकपुर से, बैरकपुर से मार्च 1857 में बैरकपुर से, बैरकपुर से शुरू हुई, जहां 34वीं रेजिमेंट के सैनिक, जहां 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने, मंगल पांडे ने, मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसेन की हत्या कर दी, गोली मार दी। जहां मंगल पांडे ने, जहां मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसेन को गोली मार दी, ह्यूसेन को गोली मार दी, ठीक है। किसको गोली मार दी?
बाघ और हुसैन को गोली मार दी और कुछ ही दिनों के बाद उनको फांसी की सजा दे दी। और कुछ लिखना नहीं है, सुनना है। और कुछ ही दिनों के बाद उन्हें फांसी की सजा दे दी गई और 34वें रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। लेकिन सिपाहियों में उस कारतूस को लेकर जो विरोध का चिंगारी था वो सने सने जलता हुआ आगे बढ़ रहा था। और इसी कड़ी में मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले विद्रोह का बिगुल बजाया और बहादुर शाह जफर को माला पहनाया। बेचारा वृद्ध बहादुर शाह जफर ने भारी मन से माला पहना और अंत में उसका हश्र क्या हुआ तो आप लोग की जानकारी में है ही कि उसको अपने वतन की 2 गज जमीन भी नहीं मिली। उसको रंगून रवाना कर दिया गया और उसका जो कब्र है सो रंगून में ही है। इसलिए पूछा भी जाता है कि कौन कौन से मुगल बादशाह की कब्र भारत के बाहर है, तो उसमें एक बाबर साहब है, दूसरा जहांगीर साहब है और तीसरा बहादुर शाह जफर है। और सब मुगल बादशाह का कब्र हिंदुस्तान के ही भिन्न भिन्न जगहों पर है। अकबर के कब्र को तो जाटों ने लूटा था, कब्र को ही लूटा था। लूटने में क्या मिलेगा, लेकिन वो लूटना था कि मुगलों के प्रति उसकी नफरत को दिखलाता। अरे कब्र को लूट करके क्या मिलेगा, कोई सोना चांदी था कब्र में, लेकिन वो उसकी नफरत को, उसकी प्रतिक्रिया को दिखा रहा था। ठीक है कि नहीं। जो परीक्षा का प्रश्न भी बना, अकबर के मकबरा को याद रखिएगा, सिकंदरा में, आगरा के पास ही। इसी कड़ी में मैं बहादुर शाह जफर में हूं, रंगून में हूं। और रंगून के करीब में फिर बख्त खां काफी इंपॉर्टेंट है, जो सैनिक परिषद का अध्यक्ष था। 12 मई 1857 को मेरठ से सिपाहियों ने कूच किया और 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पे सिपाहियों ने अधिकार कर लिया। फिर कालांतर में जो ब्रिटिश कमांडर, जो सैनिक नेतृत्व दे रहे थे, उन लोगों ने एक समग्र नीति बनाई और एक एक करके विद्रोहियों का दमन किया। ये था परिचय। ये क्या था, परिचय। कमल और रोटी उसका प्रतीक चिन्ह था। कहां से शुरू हुआ, अधिकांश सैनिक कहां के थे, अवध के थे, वो भी लिख दो परिचय में। अधिकांश सैनिक अवध के थे, अधिकांश सैनिक अवध के थे, अधिकांश सैनिक अवध के थे। अधिकांश सैनिक कहां के थे, अवध के थे। बस, तो ये पहला भाग क्या हो गया, ये पहला भाग कंप्लीट हो गया, परिचय। अब परिचय के बाद आता है कारण। परिचय के बाद क्या आता है, कारण। कारण में अभी तो बताए थे, आर्थिक कारण, तात्कालिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण। यही 4-5 कारण थे। आर्थिक कारण में क्या था, उच्च भू राजस्व दर, लगान दर। तो लिखेंगे कारण, सबसे पहला कारण लिखो आर्थिक, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है भाई, आर्थिक कारण में है उच्च भू राजस्व की दर, उच्च भू राजस्व की दर और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी औद्योगिकरण, बी औद्योगिकीकरण, वी औद्योगिकीकरण। आप पूछेंगे सर इसका क्या अर्थ होता है, बी औद्योगिकीकरण, इसका अर्थ होता है कृषि पर निर्भरता का बढ़ना, कृषि पर निर्भरता का कृषि पर निर्भरता का बढ़ना, कृषि पर निर्भरता का बढ़ना। ठीक है कि नहीं, कृषि पर निर्भरता का बढ़ना, यह इसका मूल कारण है।
दूसरा मूल कारणों में से एक है। इसके अलावा राजनीति में, आर्थिक में अकाल का आना, अकाल के बाद सरकार की द्वारा सहायता नहीं करना, ऐसे कई कारण हैं। कोई हम मेंस की कॉपी नहीं लिख रहे हैं, पीटी की कॉपी लिख रहे हैं, टिक लगा रहे हैं। तो पीटी के मूल बातों को याद रखिएगा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो कृषि पर निर्भरता का बढ़ना। यह निर्भरता क्यों बढ़ा? क्योंकि ब्रिटिश औद्योगिक नीति के कारण हस्तशिल्प उद्योग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लुप्त हो गया। जो हजारों लाखों की संख्या में मजदूर वर्ग हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हुए थे, वो जब लुप्त हो गया तो सबके पास एकमात्र साधन क्या बचा? खेती। और खेती पे निर्भरता बढ़ गई और खेती बहुत आधुनिक नहीं थी, और जिसके कारण आधुनिक और दूसरा उच्च भू राजस्व की दर, जिसके कारण किसान अपने आप को शोषित महसूस करते थे और इसी कारण विद्रोह हुई। इसके अलावा राजनीतिक कारण में डलहौजी के द्वारा इनाम आयोग के तहत सभी की जागीर वापस ले ली गई, और हड़प की नीति के माध्यम से जहां दत्तक पुत्र की अवधारणा थी, पढ़े भी थे, उस सारे रियासतों को हड़प लिया गया। आज जहां दत्तक पुत्र का कॉन्सेप्ट नहीं चल पाया, वहां कुशासन के आधार पे मिला लिया। जैसे अवध को आउटरम के रिपोर्ट के आधार पे अवध को कुशासन के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अधिकांश सिपाही, मैंने लिखा भी, अवध के थे, क्योंकि अवध के सिपाही सरकार के इस निर्णय से अत्यंत क्षुब्ध थे। फलस्वरूप उन्हें जब प्रतिक्रिया करने का मौका मिला तो प्रतिक्रिया किया, और इसे याद रखें तो लिखेंगे राजनीतिक कारण। अब लिखो राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में डलहौजी ने इनाम आयोग के सिफारिश पर, डलहौजी ने इनाम आयोग, अंडरलाइन कर देना, इनाम आयोग के सिफारिश पर, इनाम आयोग के सिफारिश पर 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 क्या किया? इनाम आयोग के सिफारिश पर जागीरों को जब्त कर लिया। जागीरों को जब्त कर लिया। जागीरों को जब्त कर लिया। इसके अलावा ब्लेजली की सहायक संधि, ब्लेजली की सहायक संधि और 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 डलहौजी की हड़प की नीति और डलहौजी की हड़प की नीति और डलहौजी की हड़प की नीति के कारण भी प्रतिक्रियाएं थी। सामाजिक धार्मिक कारणों में 1813 चार्टर एक्ट के तहत सामाजिक धार्मिक कारणों में 1813 चार्टर एक्ट के तहत 1813 चार्टर एक्ट के तहत 1813 चार्टर एक्ट के तहत ईसाई धर्म को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। ईसाई धर्म को
धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। ईसाई धर्म को धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। अनुमति प्रदान की गई। अनुमति प्रदान की गई। ईसाई धर्म को धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान। दुखी थे, प्रतिक्रियाएं की। इसके अलावा भारत के सामाजिक धार्मिक जो प्रथा थी उसमें भी हस्तक्षेप किया प्रगतिशीलता के नाम पे। उससे भी कट्टरपंथी तबका, तो आज भी कट्टरपंथी तबका है। जय भवानी संघ, जय हनुमान संघ, शिव सैनिक और क्या बजरंग दल, आज भी ऐसे ऐसे आपके महानुभाव लोग मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं, कि जो कट्टरपंथी मूल्यों को बढ़ावा देता है। मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया, हाँ गर्मी है, बहुत गर्मी है बाप, जैसे लगता है एसी लेकर ही इस धरती पे आए थे। गजब हाल है। हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, इसमें क्या हवा लगता है हमको नहीं समझ में आता है। हम तो बहुत कोशिश करते हैं हवा का, कहाँ हवा आता है, ठीक है कि नहीं। ध्यान रखिए, सब मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, समझ गए ना। अभी दरोगा का दौर चल रहा है, बात समझ में आ गई। अभी आज जो मजबूत है वो जिंदा रहेगा। बगल में एक सुकुमार लड़की पढ़ती थी, सुधा, ठीक है कि नहीं। इस गर्मी में अपने शरीर को विगत 2 महीना में ऐसा बनाई कि पास की है। रिटर्न तो हो ही गया, पीटी मैन सब हो ही गया है, अब फिजिकल भी पास किया। एकदम सुकुमार लड़की थी। सुकुमार समझते हैं ना, आप ही लोग की तरह, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर शरीर को बनाए, इसलिए मेहनत कीजिए। शरीर को ऐसा बनाइए कि हमें किसी प्रकार का हवा, एसी के भरोसे हमको तो लाइन कट भी जाता है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है कि नहीं। उतनी गर्मी थी और लाइन कटा हुआ था, फिर भी मैं आराम से मजे में सोया हुआ था। फिर एसी चलने लगा, आराम से मजे में सोया हुआ था। शरीर को ऐसा बना लीजिए कि 5 स्टार होटल में भी बहुत ज्यादा सुख महसूस नहीं हो, और नीचे भी सोइए तो दुख महसूस नहीं होना चाहिए। शरीर को ऐसा बना लीजिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो आप लोग तो देने लगते हैं, जैसे लगता है एसी कूलर पंखा के साथ ही इस धरती पर आपका पदार्पण हुआ था, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। कहां थे हम लोग? हो गया, जुड़ गया। तब तक गप दे रहे थे, जब तक जुड़ता नहीं था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सामाजिक धार्मिक नीतियां भी जिम्मेदार थी। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक नीतियां भी जिम्मेदार थी। तो लिखेंगे, वो लिख लिए ना, वो सहायक संधि और हड़प की नीति लिख लिए, सामाजिक धार्मिक कारण लिख लिए। अब लिखो, प्रशासनिक कारणों में 1854 का डाकघर अधिनियम, 1854 का डाकघर अधिनियम, 1854 का डाकघर अधिनियम एवं 1856 का समुद्र पार अधिनियम, समुद्र पार अधिनियम, समुद्र पार अधिनियम, समुद्र पार अधिनियम उल्लेखनीय है। ये दोनों अधिनियम को याद रखिएगा। अब आप पूछेंगे कि समुद्र पार अधिनियम क्या था सर? सैनिकों के लिए अनिवार्य किया गया कि आप कुछ समय समुद्र के बाहर जाएंगे, समुद्र को पार करके। देखिए, पहले थोड़ा ठंडा लो। ठीक है, अभी बताया है ना कि जैसा शरीर को बनाओगी वैसा ही शरीर बनेगा। शरीर को लोहे की तरह सख्त बनाओ, ठीक है कि नहीं। फूल की तरह कोमल मत बनाओ। मूल बिंदु पे आ जाइए। हाँ, तो मैं बता रहा था अभी कि समुद्र पार अधिनियम क्या था?
समुद्र पार अधिनियम था कि सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाएगा कुछ समय के लिए। और पहले सनातन धर्म में समुद्र पार जाना मतलब धर्म का भ्रष्ट होना था। आज देखते हो कि बड़े गर्व से लोग समुद्र पार जाते हैं, अमेरिका में बसने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं यूरोप में, ठीक है कि नहीं। मैं भी स्विट्जरलैंड जा रहा हूं और कह रहा हूं, 2 महीना पहले से कह रहा हूं कि जा रहा हूं, मुझे तुम याद रखना तुम, ठीक है कि नहीं, मैं वापस लौट के आऊंगा। मतलब दे रहे हैं, हम पृष्ठभूमि बना रहे हैं। और उस समय समुद्र पार जाना धर्म भ्रष्ट होने के समान था। जब कोई समुद्र पार करके आता था तो उसको वजाप्ता उसके पोंगापंथी पिताश्री गंगा जल से उसको शुद्ध कराते थे कि धर्म भ्रष्ट भे गए, बिना एकरा शुद्धिकरण के अंदर नहीं आवे देव, गोसाई घर में केना घुसते, मतलब इस तरह की अवधारणा थी। आज देखो क्या मजे से लोग विदेश जाते हैं, एक फ्लाइट से जाते हैं, 2-4 दिन के बाद दूसरे फ्लाइट से वापस आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमारे भी प्लान बन रहे हैं 4 से 5 दिनों का, स्विट्जरलैंड जेनेवा जाऊंगा, वहां एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में मेरा हिस्सा है। सर भाषण उसन भी दीजिए, नहीं भाषण उसन नहीं है, हिस्सा लेना है। भाषण देने के लिए वर्ल्ड फेम पर्सनैलिटी सब है, हम लोग भागीदारी में से हैं, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि समुद्र पार जाना भी क्या था, जो आज के समय में गौरव, उस समय धर्म भ्रष्ट, तो इसका भी प्रतिक्रिया थी। और रही सही कसर, तात्कालिक कारण ब्राउन वैस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल में चर्बी लगे कारतूस ने दे दी, जिसमें यह अफवाह फैल गई कि इस चर्बी लगे कारतूस में सुअर और गाय के मांस लगे हुए हैं, जिससे कि मुसलमान और हिंदू दोनों की भावनाएं आहत हो गई। इस देश में कोई भावना आहत हो रही हो या नहीं हो रही हो, 2 भावनाएं जरूर आहत होती है, एक धार्मिक भावना और एक तुम्हारी भावना की जो भावना होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं। भावना की जो भावना होती है उससे भी बड़ा गहरा आघात पहुंचता है और लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि भावना ने उसके भावना को आघात पहुंचाया है। आशा है समझ रहे होगे तुम बच्चा लोग। नारायण जी, तुम अपने उम्र में इस स्थिति से गुजर रहे होगे तो थोड़ा सा कंट्रोल करके रहो। मैं अक्सर कई गार्जियन लोग आते रहते हैं मिलने के लिए, तो मैं कहता भी हूं कि जिस एज में बच्चा है उसको बचा के रख लीजिए। ये बड़ा बोनाफाइड बच्चा है, 15-16 साल का है, 19-20 तक बच गया तो बच्चा बड़ा आदमी बन जाएगा। और यदि ये 4-5 साल नहीं बचा, कहीं भावना की भावना में आहत हो गया तो फिर गया। होता भी यही है। किशोरावस्था भयंकर तूफान का अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में जो दोस्त समोसा खिला दे शाम में और लस्सी पिला दे, वो दोस्त बाप से भी ज्यादा प्यारा हो जाता है। और जो लड़की गलती से फूल दे दी, वो मां से भी ज्यादा प्यारी हो जाती है। तो आशा है कि इस भावना को समझ रहे होगे। मूल बिंदु पे आ जाओ। मूल बिंदु यही है कि धार्मिक भावना के विरुद्ध प्रतिक्रियाएं आगे लिखिएगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए बच्ची लोग, तुम लोग से आग्रह है कि किसी भी बच्चे को फूल मत देना, नहीं तो वो पागल, किसी बच्चे को यदि पागल करना है तो फिर फूल दे देना, वो बच्चा पागल हो जाएगा और कहेगा कि हमको धोखा मिला है। आगे लिखो, कहां थे हम लोग। बड़ा बजरंगी बड़ा हंस रहा है, ये लगता है कितना बार धोखा मिला है। तुम तो धोखा देने वाले में से है। तुम्हारा चरित्र बता रहा ललाट कि तुम कहीं को धोखा दिया होगा, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट। बता दिए सब बात, हम तो ललाट देखते हैं। आगे लिखो, कहां थे हम लोग। समुद्र पार वगैरह हो गया। अब लिखो तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण लिखेंगे। तात्कालिक कारणों में ब्राउन बैस बंदूक के स्थान पे, ब्राउन बैस बंदूक के स्थान पे एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ हुआ। ब्राउन बैस लिख दे,
ब्राउन बैस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें यह अफवाह फैली कि इसकी चर्बी लगे कारतूस में, कि चर्बी लगे कारतूस में गाय और सुअर दोनों का उपयोग किया गया है। गाय और सुअर दोनों का उपयोग किया गया है। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाएं आहत हुई। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाएं आहत हुई। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाएं आहत हुई। ठीक है, हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाएं आहत हुई। स्वाभाविक है कि विद्रोह की चिंगारी उठ गई और विद्रोह हो गया। कहां से? मेरठ से। सारी पृष्ठभूमि परिचय में ही तैयार है, तो कारण भी कंप्लीट। कारण के बाद आता है स्वरूप। अब आइए स्वरूप में लिखेंगे। सबसे पहला स्वरूप है कि बीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। बीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। रट लेना है इसको, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने या किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? तो बीडी सावरकर ने दिया। दूसरा, आउट्रम और टेलर ने इसे हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र बतलाया। किसे? तीसरा, लॉरेंस और सीले ने सिपाही विद्रोह कहा। पॉइंट करके लिखना, याद रहेगा। लॉरेंस और सीले ने सिपाही विद्रोह कहा। जबकि डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। बेंजामिन डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। बेंजामिन डिजरेली ने इसे
राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। देखो, सामान्यतः यहां से प्रश्न आपका आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक दो इतिहासकारों ने जो इस विद्रोह के स्वरूप के विषय में कहा है उसे भी लिख लेंगे, विशेषकर टी.आर. होम्स। बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, तो लिखेंगे टी.आर. होम्स के शब्दों में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, उसी में स्वरूप में ही टी.आर. होम्स के शब्दों में, टी.आर. होम्स के शब्दों में, टी.आर. होम्स के शब्दों में यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष था। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष था। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष था। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष था। नेक्स्ट, लास्ट, आरसी मजुमदार ने इसे ना तो प्रथम कहा, आरसी मजुमदार ने इसे ना तो प्रथम न ही राष्ट्रीय, न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा, और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा, और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, बस यही इसके स्वरूप है। स्वरूप के विषय में या तो मिलाने में टफ करेगा तो मिलाने में देगा, या टफ नहीं करेगा तो सिंगल लाइन में आपको देगा कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यह न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आरसी मजुमदार ने, या निम्नलिखित में से किसने कहा कि यह हिंदू और मुसलमानों के बीच षड्यंत्र था। यह क्वेश्चन बीपीएससी पूछे हुए है आउटरम और टेलर, या यह भी क्वेश्चन बीपीएससी सिंगल लाइन में पूछे हुए है विभिन्न परीक्षाओं में कि निम्नलिखित में से किसने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बतलाया। तो बीडी सावरकर ने बतलाया। सेल्युलर, अंडमान के सेल्युलर जेल में इस क्रांतिकारी ने किताब लिखी और उस किताब का नाम भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही रखा। तो उसे याद रखने का प्रयास करेंगे। ये बीडी सावरकर काफी महत्वपूर्ण थे। जीडी और बीडी कालांतर में आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि अभिनव भारत नाम का एक संगठन भी बनाया था, जो क्रांतिकारियों के महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण संगठनों में, हालांकि उसके पहले जो संगठन था वो मित्र मेला था, उसे भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। क्रांतिकारियों का इतिहास जब राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करेंगे तो दूसरे चरण जो उग्रवादी चरण है, तो उग्रवादी चरण में एक उग्रवादी गुट है और एक क्रांतिकारी गुट है। तो क्रांतिकारी गुट की भी परिचर्चा इस कक्षा में होगी और वहां पे सावरकर बंधु के ऊपर हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे। फिलहाल इतनी भी बात आप जेहन में करके रख ले तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, ठीक है कि नहीं। अब ये डायलॉग मत दे देना कि मेरे ऊपर सबसे बड़ा एहसान यह होगा कि मुझ पर कोई एहसान मत करो। आगे चले, नेक्स्ट लिखे। स्वरूप खत्म हो गया। स्वरूप का देखिए, विद्रोह के प्रमुख केंद्र, विद्रोह के प्रमुख केंद्र, विद्रोह के प्रमुख केंद्र और विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेता, भारतीय नेता, भारतीय नेता, ब्रिटिश सेनापति, ब्रिटिश सेनापति, ब्रिटिश सेनापति एवं अन्य तथ्य। 4 भाग में टेबल को बांट लो, 4 भाग में टेबल को बांट लीजिए पहले, ठीक है। 4 भाग में क्या बांटिएगा? टेबल को। तो पहला क्या है? स्थान। पहला क्या है? स्थान। नहीं समझे?
टेबल बनाना जानते हैं ना? एक दो स्थान थोड़ा छोटा रखें, नेता सबका नाम थोड़ा बड़ा रखें, अन्य तथ्य थोड़ा बड़ा रखें, 4 भाग में टेबल बना लीजिए। और एक ही साथ हम इतने बड़े भाग को एक ही साथ पढ़ लेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1857 का सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो है वह विद्रोही का नाम और दमनकर्ता का नाम ही है। इसे याद रखने का प्रयास करिएगा। जो अब तक की परीक्षा की ट्रेंड है उसमें विद्रोहियों का नाम और स्थान ही पूछा जाता है। साथ ही सेनापति यदि है, जैसे और हार गया है भारतीय से, तब तो और भी महत्वपूर्ण है। जैसे बाबू कुंवर सिंह ने टेलर को हरा दिया था, तो टेलर को हरा दिया था तो क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि संथाल विद्रोही सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथालियों ने मेजर बर्रो को हरा दिया था, तो क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि 34वीं इन्फेंट्री का रेजिमेंट का मंगल पांडे ने बाग और ह्यूसन को गोली मार दी। ठीक है कि नहीं? वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु है कि जैसा कि मैंने कहा कि पहले स्थान, नेता, भारतीय नेता का नाम, ब्रिटिश सेनापति का नाम, और अन्य तथ्य में, जैसे अन्य तथ्य में क्या है कि हजरत महल नेपाल भाग गई, ये अन्य तथ्य हो गया। अन्य तथ्य क्या है कि रानी झांसी लक्ष्मीबाई के विषय में ह्यूरोज ने कहा कि इस विद्रोहियों में एकमात्र मर्द कौन है? लक्ष्मीबाई, जो ग्वालियर में उसकी मृत्यु हो गई और ग्वालियर में ही उसकी समाधि भी है। ठीक है कि नहीं? ये अन्य बातें हो गई। नाना साहब दुद्दू पंत से तात्या टोपे उनके सेनापति थे, कमांडर इन चीफ थे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये अन्य तथ्य हो गए। तो इन सब बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान में करके रखेंगे। अन्य तथ्य क्या हो गए कि मेरठ से शुरुआत होती है और दिल्ली में इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर संभालते हैं, जबकि वक्त खान सैन्य परिषद के अध्यक्ष होते, यह अन्य तथ्य हो गया। ठीक है कि नहीं? और अंत में हडसन के द्वारा दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया गया। दो सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट था, निकोलसन और हडसन, ह्यूरोज, इन सबको याद करके रखिए। देखिए सबसे पहले दिल्ली लिखो, दिल्ली, दिल्ली, सीधे दिल्ली ले चलते हैं मेरठ से। शुरुआत तो मेरठ से हो गई थी। दिल्ली में नेता कौन थे? बहादुर शाह, बहादुर शाह, और सेनापति था वक्त खां, और सेनापति था वक्त खां, सेनापति था वक्त खां। सेनापति कौन था? वक्त खां था। इस विद्रोह के दमन में अब ब्रिटिश सेनापति का नाम लिख लेंगे। ब्रिटिश सेनापति हडसन, ब्रिटिश सेनापति हडसन कौन थे? हडसन थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट दूसरा है लखनऊ। अब लखनऊ चलिए, अवध की राजधानी थी लखनऊ। 4 जून को, 4 जून 1857 को विद्रोही इन्होंने लखनऊ पर अपना झंडा फताका फहराया और नेता बना दिया किसको? बेगम हजरत महल को। तो लिखेंगे नेता का नाम बेगम हजरत महल, लखनऊ 4 जून। नेता का नाम बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ब्रिटिश सेनापति का नाम कैम्पबेल, ब्रिटिश सेनापति का नाम कैम्पबेल, कैम्पबेल, ब्रिटिश सेनापति का नाम कैम्पबेल, कैम्पबेल, ब्रिटिश सेनापति का नाम कैम्पबेल। कौन बेल? कैम्पबेल, ब्रिटिश सेनापति का नाम कैम्पबेल।
अन्य तथ्य में क्या लिखेंगे? नेपाल भाग गई, हजरत महल नेपाल चली गई, हजरत महल नेपाल चली गई दंड के भय से। उसका एक अल्प वयस्क पुत्र भी था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। उसका एक अल्प वयस्क पुत्र भी था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। हज जी। तीसरा लिखे कानपुर, 5 जून। कानपुर, कानपुर 5 जून 1857। भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहब, नाना साहब, नाना साहब। धुद्धू पंथ, ब्रैकेट में लिख देंगे धुधू पंथ। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धुधू पंथ, धुधू पंथ। आपकी जानकारी में है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का ये दत्तक पुत्र थे। कौन? नाना साहब। पेशवा, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? दुद्दू पंत नाना साहब। और इनका कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे, और जिसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। कहां लिखोगे? अन्य तथ्य में। लेकिन पहले रुको, पहले तो ब्रिटिश सेनापति का भी नाम लिखोगे ना, तो लिखो ब्रिटिश सेनापति का नाम था कैम्बेल और ह्यूलर। कैम्बेल और व्हीलर, कैम्बेल और व्हीलर, 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 कैम्बेल और व्हीलर, कैम्बेल और व्हीलर, कैम्बेल और व्हीलर। सेनापति का नाम लिख लो। अन्य तथ्य में लिखो नाना साहब का सेनापति था तात्या टोपे या रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। इनके नेता का, इनके सेनापति का क्या नाम था? कमांडर इन चीफ का क्या नाम था? तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे। ठीक है, चलिए। अवध हो गया, कानपुर हो गया। अब आइए झांसी। झांसी, झांसी में भारतीय नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई ने। तो लिखिए लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश सेनापति कौन था? ह्यूरोज। ब्रिटिश सेनापति था ह्यूरोज, ह्यूरोज या हु रोज लिख दो, क्या दिक्कत है? हु रोज, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूरोज में लिख दो। इन्होंने लक्ष्मीबाई को एकमात्र मर्द की संज्ञा दी थी। इन्होंने लक्ष्मीबाई को मर्द की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? मर्द की, मर्द की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? मर्द की संज्ञा दी थी। और सुन लो, अन्य बातों में लिख दो लक्ष्मीबाई का मूल नाम, आप लोग सीरियल देखे होंगे, मणिकर्णिका था। बनारस में जन्मी थी, ठीक है कि नहीं? तो लिख देंगे मूल नाम मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। जन्म स्थान वाराणसी, जन्म स्थान वाराणसी। वाराणसी। पति का नाम गंगाधर राव, पति का नाम गंगाधर राव। और समाधि स्थल ग्वालियर, और समाधि स्थल ग्वालियर। और ध्यान रखिए, नाना साहब वाले में भी अन्य तथ्य में लिख देंगे नेपाल चले गए। नाना साहब
नेपाल चले गए। अन्य तथ्य में नाना साहब नेपाल चले गए। नाना साहब कहां चले गए? नेपाल चले गए। ठीक है। पति का नाम गंगाधर राव, मूल नाम रानी लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका, जन्म स्थान वाराणसी, समाधि स्थल ग्वालियर। इतनी बात और हीरोज के द्वारा जो कही गई कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द कौन थी, तो लक्ष्मीबाई थी। फिर आता है आसाम। अब छोटा छोटा जगह है, फटाफट हो जाएगा, यही 4 मुख्य है। आसाम, मणिराम दत्ता। बस, भारतीय नेता का नाम था मणिराम दत्ता। मणिराम दत्ता। दूसरा लिखेंगे फैजाबाद। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्लाह। भारतीय नेता का नाम मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह ये तमिलनाडु का था। ये मौलवी जो था ये तमिलनाडु का था। कहां का था? तमिलनाडु का था। और इसके ऊपर सरकार ने उस जमाने में 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, क्योंकि इसने नारा दिया था कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान और हिंदू एक हो जाओ और अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाओ। अंग्रेज को उसने काफिर कहा था, जिससे मुसलमानों की जज्बात को उभारने में सहायता मिली। और इसी के बाद 50,000 का इनाम अंग्रेज सरकार ने घोषित किया। रेनार्ड ब्रिटिश सेनापति था। कौन था? रेनार्ड। तो लिख देंगे रेनार्ड। रेनार्ड ब्रिटिश सेनापति थे। रेनार्ड ब्रिटिश सेनापति था। और इसी स्थल पर एक उर्दू शायर थे जिनका नाम था मिर्जा गालिब, और जिन्होंने 1857 के विद्रोह की कमेंट्री की थी। मतलब कमेंट्री का मतलब समझे? आंखों देखी। कहा जाता ना चश्मदीद गवाह। तो चश्मदीद गवाह में प्रसिद्ध उर्दू के शायर मिर्जा गालिब को भला कैसे नहीं याद रखोगे? तो अन्य तथ्य में लिख दोगे प्रसिद्ध उर्दू के शायर। प्रसिद्ध उर्दू के शायर प्रसिद्ध उर्दू के शायर प्रसिद्ध उर्दू के शायर मिर्जा गालिब। प्रसिद्ध उर्दू के शायर मिर्जा गालिब। ठीक है। मिर्जा गालिब ने आंखों देखी। आंखों देखी। अक्सरहात जवानी के दिनों में मिर्जा गालिब के शायरी को आप पढ़ा करते हैं कि वो आए घर में हमारे क्या खुदा की कुदरत है। वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको और कभी हम अपने घर को देखते हैं। गधे लोग, यहां पे ताली बजाने की आवश्यकता थी। ठीक है कि नहीं? ऐसे कई शायरी से आप लोग रूबरू होंगे। लेकिन चूंकि ये कक्षा है, गजल और शायरी का समागम नहीं है, नहीं तो यह शाम हम गजलों और शायरी के नाम कर देते। फिलहाल हम उससे बाहर निकलते हैं। मिर्जा गालिब से हम बाहर निकलते हैं कि वो आए, ये खुदा की फितरत है। कभी हम उनको और कभी हम अपने घर को देखते हैं। आगे लिखो। नेक्स्ट हो गया, एक ही रील का है। नेक्स्ट कहां थे हम लोग? हम लोग थे फैजाबाद में थे, मौलवी अहमदुल्लाह में थे। देखो इस शायरी पढ़ने के बाद कितना उत्तेजित हो गया ये। इसकी भुजाएं खरखने लगी।
यह युद्ध स्थल में जाने को तैयार हो गया। आगे लिखो। अब सबसे महत्वपूर्ण है बिहार, तो लिखेंगे बिहार। बिहार नेता का नाम था कुंवर सिंह। नेता का नाम था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह और अमर सिंह। अब बिहार में लिख देना जगदीशपुर। बिहार में क्या लिखोगे? जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर। ठीक है, ब्रिटिश सेनापति का नाम लिख लो, टेलर और आयर। ब्रिटिश सेनापति का नाम है टेलर और आयर। ब्रिटिश सेनापति कौन थे? टेलर और आयर थे। और अन्य बातों में क्या लिखेंगे कि 23 अप्रैल को कुंवर सिंह ने टेलर को पराजित कर दिया। लिखेंगे 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को इन्होंने टेलर को पराजित किया। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, अन्य बातों में ही लिख देंगे 23 अप्रैल को विजय उत्सव विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्य बातों में लिख देंगे कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर भी कब्जा किया था। कुंवर सिंह ने किस पे कब्जा किया था? आजमगढ़ पर भी कब्जा किया था। आजमगढ़ पर भी कब्जा किया था। आजमगढ़ पर भी कब्जा किया था। किसने? टिक लगाइए उस पर। किस पर? आजमगढ़ पर। हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आयर और टेलर को याद रखिएगा, उस पर टिक लगा के रखिए। आयर और टेलर, उसमें नोट में लिख देना अन्य बातों में कि बिहार में ऐतिहासिक बिहार में 1857 की शुरुआत, ऐतिहासिक बिहार में 1857 की शुरुआत। बताओ बजरंगी। वो तो अलग चीज है। रोहनी गांव से हुआ था, देवघर। हाँ, अन्य बातों में लिखा रहे, लिखेंगे अन्य बातों में कि ऐतिहासिक बिहार में 1857 की शुरुआत, 1857 की शुरुआत रोहनी गांव से हुआ था। रोहनी गांव से हुआ था। रोहनी गांव से हुआ था। ठीक है, कहां से हुआ था? टिक लगा दीजिएगा। एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा था कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। ठीक है, कि उसमें पीर अली नहीं दिया था और न इनमें से कोई नहीं दिया था। वो जमाना था 4 ऑप्शन का, जिसमें कुशल सिंह, जुझार सिंह, कुंवर सिंह, हैदर अली दिया था। तो वहां पर कुंवर सिंह के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं था। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए
कि पीर अली तो पुस्तक विक्रेता थे जिन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, लेकिन 1857 के विद्रोह में इस तरह के यदि आपको क्वेश्चंस दे दे तो जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह पर ही आप टिक लगाना आपके लिए उचित होगा। और आज भी यदि इनमें से कोई नहीं भी दे दे तो आप उसी पे, क्योंकि आज के जमाने में इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक देता है तो आप आराम से वीर कुंवर सिंह पर, चूंकि बीआर कुंवर सिंह इसीलिए कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जो अपने आंसर शीट जारी किए उसमें वीर कुंवर सिंह को ही माना। और वीर कुंवर सिंह से जुड़ा हुआ कुल मिला के 13 बार कुंवर सिंह के विषय में बिहार लोक सेवा आयोग ने पूछा है। यदि मैं कहने लगूं तो हर साल है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का केंद्र कहाँ था? रामपुर, धीरपुर, हमीरपुर, जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा का क्या नाम था? तात्या टोपे, नाना साहब, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह किस क्षेत्र में किया? पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ये हर साल है, 45वीं, 46वीं, 42वीं, 44वीं, 48वीं, 52 से 53 में जितने भी साल है, फिर पूछता है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। फिर पूछता है आपसे इसी रूप में कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। हमने लिखाया था कि जीवंत चश्मदीद गवाह, मिर्जा गालिब, और मैंने अभी एक शायरी भी सुनाया था, उस शायरी से आपको जोड़ने का प्रयास भी किया था। ये सब आपकी परीक्षा के लिए। फिर पूछा था कि अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन 1857 के समय कौन था? अभी भी बताए हैं, सबसे कट्टर दुश्मन अहमदुल्ला, जो 50,000 का इनामी था, ठीक है। और इसीलिए कट्टर के उसने हिंदू और मुसलमानों को एकत्रित किया और मुसलमानों को आन किया कि ये काफिर है, ये अंग्रेज काफिर है, और काफिर के विरुद्ध में हो जाओ, और धार्मिक जज्बात मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, इसीलिए यह सबसे कट्टर दुश्मन था। हर चीजें लिखाई नहीं जाती है, समझाई जाती है, उस चीज को पकड़ना होता है। आप ये कहेगी कहाँ लिखा हुआ था, इस तरह से परीक्षा पास करने में बड़ी कठिनाई होगी। उन चीजों को आप समझिए, उस चीज को एब्जॉर्ब कीजिए कि हम किसी में लिखाए हैं, किसी में इतना डायलॉग दिए हैं, लेकिन उसमें हमने सबसे ज्यादा डायलॉग दिया है किसमें? अहमदुल्ला में, 50,000 का इनामी, तो सबसे कट्टर तो वही हुआ, ठीक है कि नहीं। तो उस भाव को पकड़ना होता है। इसी तरह के सारे क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन जुड़े हुए थे? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, तात्या टोपे। क्या होगा? तात्या टोपे। मतलब जितने भी क्वेश्चन, रानी झांसी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर। ऐसा नहीं कि झांसी मार दीजिएगा, कि जहां समाधि है, समाधि कहां होगा? जहां मृत्यु होगा। ये कहेंगे कि सर कहां लिखा हुआ था मृत्यु? आप तो लिखाए थे समाधि। माथे न पकड़ेंगे कि जहां मरेगा वही न समाधि बनेगा। राजा राम मोहन राय का समाधि ब्रिस्टल में है, लंदन में, तो ब्रिस्टल में मरे तो समाधि वहीं बनाया गया। कब्र का हर कोई बावर तो होता नहीं है कि मरा कहीं और उसके अनुसार दफनाया, इच्छा के अनुसार दफनाया कहीं और। हर कोई बाबर होता है। सामान्यतः जो जहां मरता है कब्र वहीं पर बनाया जाता है। आशा है समझ रहे होगे। मतलब जितनी बार, हर साल मैं देख रहा हूं, फिर पूछ रहा है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह का, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। फिर पूछता है कुंवर सिंह कहां के राजा थे। फिर पूछता है कि 1857 में कोई भी साल ऐसा नहीं है कि बीपीएससी ने या विभिन्न परीक्षा जो उसकी होती है, मतलब 16-17 बार आपकी पूछे हुए हैं। यदि आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो 16-17 बार आपको मिलेगा इस तथ्य को। कुंवर सिंह, बिहार, जगदीशपुर, ये टेलर, आयर, ये सब तो बहुत लंबी बात होगी। आजमगढ़ पे अधिकार, ये सब तो बहुत ऊंची बातें हो गई। 23 अप्रैल विजय उत्सव, ये सब तो बहुत ऊंची बात हो गई। केनिंग वगैरह, कमल रोटी, पामोस्टोन, एनिसन, ये सब तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई, ठीक है कि नहीं। और दो ही स्वरूप बार बार पूछता है, एक है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर, और एक हिंदू मुस्लिम संघर्ष, ठीक है, आउटरम और टेलर। आप स्वरूप को देखेंगे तो यही स्वरूप 4-5 बार पूछा है, और 4-5 बार में 5 बार यदि है तो 4 बार यही है। हम तो तुमको 7-8 स्वरूप लिखा दिए हैं, ठीक है कि नहीं। और ये बता दिए हैं कि ऊपर के जो 3-4 है उसको एकदम टिप्स पे रखना है। परिणाम 1858 का परिणाम, महारानी की घोषणा 3-4 बार पूछा हुआ है। और इसकी व्याख्या तो जब संविधान होता है और संविधान के विकास को मैं पढ़ाता हूं तो महारानी की घोषणा को वहीं पर मैं पढ़ा देता हूं, तो परिणाम तो वहीं पे समाप्त हो जाता है।
तो इस तरह से इन बिंदुओं को ध्यान में करके रखने की प्रयास करेंगे। हम लोग आसाम के मनी राम दत्ता और बिहार के जगदीशपुर के कुंवर सिंह से आगे निकलेंगे और आपको ले चलते हैं कहा, इलाहाबाद, जहां लियाकत अली हमारा इंतजार कर रहा है। तो लिखेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद लियाकत अली, इलाहाबाद लियाकत अली। इलाहाबाद लियाकत अली, ठीक है, इलाहाबाद लियाकत अली। दूसरा गोरखपुर गजाधर सिंह, गोरखपुर गजाधर सिंह। गजाधर सिंह मिलाने जुलाने में काम दे सकता है। मथुरा देवी सिंह, 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 मथुरा देवी सिंह। और अंत में है बरेली, और बरेली में है खान बहादुर खान, और बरेली में है खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। बरेली में कौन है? खान बहादुर खान। मैं फिर बता दूं कि ऊपर का जो दो चार है उसको टिप्स पे रखिए और सबको एक बार देख लीजिए। गजाधर सिंह कहाँ है, देवी सिंह कहाँ है, लियाकत अली कहाँ है, ठीक है कि नहीं, अहमदुल्ला तो याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मनीराम दत्ता कहाँ है, इन सबको ध्यान में करके रखेंगे। विशेष ऊपर के जो कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, जगदीशपुर, ये जो 4-5 आपको ऊपर में लिखा है उसको टिप्स पे रखिए। किसी रोज उसको 5वां पढ़ लीजिए। क्यों भुलाइएगा साहब? क्यों टेलर आयर में कंफ्यूजन होगा? कभी नहीं कंफ्यूजन होगा, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा, ठीक है कि नहीं। अभी तो बिहार विशेष मेरा बाकी ही है। अभी तो हम सिर्फ अभी राष्ट्रीय संदर्भ में हमने 1857 के विद्रोह को दिखाया है। इसी कड़ी में हम लोग अब चलते हैं कि विद्रोह असफल हो गया। असफलता का सबसे बड़ा कारण 2 था। एक, नेतृत्व का अभाव, ठीक है, और सभी वर्गों ने समर्थन नहीं दिया। जिस तरह से खेतीहर मजदूर किसानों ने समर्थन दिया, मध्यम वर्ग उदासीन रहा। देसी रियासतों ने तरंग रोध का काम किया। केनिंग के शब्दों में मतलब उन लोगों ने, उसमें से अधिकांश देसी रियासतों ने अंग्रेजों का समर्थन किया। तो ये 2-4 बिंदु हैं जिसको ध्यान में रखिएगा। लिखेंगे असफलता का कारण। ये खत्म हो गया ना, नेता और खत्म हो गए। अब क्या लिखेंगे? असफलता का कारण। असफलता का कारण, असफलता का कारण। असफलता के कारण में लिखेंगे नेतृत्व का अभाव था। नेतृत्व का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था। और किसान, मजदूर, सिपाही को छोड़कर, सिपाही को छोड़कर किसी ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। साथ नहीं दिया। केनिंग के शब्दों में, केनिंग के शब्दों में यह कहा गया कि तूफान के आगे, तूफान के आगे कई देसी रियासतों ने बांध का काम किया। तूफान के आगे कई देसी रियासतों ने, जैसे कई देसी रियासतों ने, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, जैसे
ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर का होलकर, इंदौर का होलकर, इंदौर का होलकर, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम, भोपाल का नवाब, भोपाल का नवाब, कश्मीर का महाराजा, भोपाल का नवाब, कश्मीर का महाराजा, और पाटियाला एवं जिंद के शासक ने, पाटियाला और जिंद के शासकों ने पाटियाला और जिंद के शासकों ने अंग्रेज सरकार का समर्थन किया, अंग्रेज सरकार का समर्थन किया, अंग्रेज सरकार का समर्थन किया। ठीक है, अंग्रेज सरकार का समर्थन किया। ओके, तो मतलब समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं था, नेतृत्व में एकता नहीं थी, और नेतृत्व में एकता नहीं होने के कारण कोई एकीकृत विचारधारा कार्यक्रम नहीं थे, और अंग्रेज हमसे सैनिक बिंदु पे श्रेष्ठ थे, अंग्रेज हमसे सैनिक बिंदु पे श्रेष्ठ थे। उसी की व्याख्या मैंने आपके समक्ष की है, ये भी लिख देंगे, अंग्रेज सैनिक बिंदु पे श्रेष्ठ थे, अंग्रेज सैनिक बिंदु पे श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ थे, बस। ठीक है, सैनिक बिंदु पे श्रेष्ठ थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये हमारी कक्षा समाप्त होती है। लास्ट में आता है क्या? लास्ट में आता है परिणाम, तो लिखेंगे परिणाम। परिणाम में एक ही परिणाम है और उसी को याद रखना है, वह है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम ऑब्लिक महारानी की घोषणा, ऑब्लिक ऑब्लिक महारानी की घोषणा, ऑब्लिक महारानी की घोषणा। महारानी की घोषणा 1 नवंबर कब हुई थी? 1 नवंबर 1858 को। कहां से? इलाहाबाद से। 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से हुई थी। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से हुई थी, जिसकी ऑलरेडी संपूर्ण व्याख्या भारतीय संविधान की कक्षा में की जा चुकी है। किसने किया था? कैनिंग ने। और क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, सारी सत्ता ब्रिटिश क्राउन में निहित, गवर्नर जनरल के पद का अंत, वायसराय की पद की शुरुआत, भारत में भारत सचिव के पद का सृजन जो ब्रिटिश संसद के लिए जवाबदेह होगा, और भारत सचिव के कामकाज को चलाने के लिए 15 सदस्यीय एक इंडियन काउंसिल होगा, जिसका खर्चा भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। ये 4-5 ऐसे बिंदु है। फिर इसी कड़ी में एक पिल कमीशन बना था, सेना का पुनर्गठन किया गया, और सेना के पुनर्गठन में गोरखा को हमने वरीयता दी, पंजाबियों को वरीयता दी, और इन्हें लड़ाकू जाति बताया। उसी समय से 1857 के बाद से ही बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों को सेना में कम प्रतिशत दिया जाने लगा, क्योंकि ऐसा आज भी माना जाता है कि यहाँ के लोग अपनी शिकायतों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, और कभी कभी अनुशासनहीनता का भी प्रदर्शन कर डालते हैं, और जो सेना के लिए माकूल नहीं है। इसीलिए भारतीय में आज भी हम पंजाबियों को, गोरखा को, पहाड़ी क्षेत्र के जो युवा हैं उसको ज्यादा प्रश्रय देते हैं, जो ज्यादा सहनशील होते हैं। ठीक है कि नहीं? कि एक बार कमांडर कहा कि
खुदा बख्श सिंह, यस सर, यस हुजूर, यस कमांडर। हमारा बिहारी सब क्या करेगा कि यदि किसी दिन खाना में गलती से मच्छर आ जाएगा तो उसका वीडियो बना के उसको वायरल कर देगा कि सेना का अत्याचार। बहुत दिन हो जाता है नौकरी करते हुए, अब उसकी महत्वाकांक्षा जागृत हो जाती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद उसको वो क्या करेगा, मीडिया में डाल देगा। और मीडिया में डाल, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ठीक है कि नहीं। कई बार 5 स्टार में भी जाइएगा तो मच्छर मक्खी मिलेगा। जहां पे 1000 का जूस होता है, 1000 का चाय होता है, वहां पर भी कभी कभी मक्खी मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये ऐसा जंतु है कि कहीं भी तीनों स्थल में दिखाई देता है। ऑर्थोपोडा जो है तीनों स्थल में दिखाई देता है। आप उसको बदलवा लीजिए, सबसे अच्छा है। यदि इस तरह के हालात आते हैं तो बदलवा लीजिए। सामान्यतः सेना के भोजन पर कोई प्रश्न, सिपाही के भोजन पे प्रश्न है, लेकिन सेना के भोजन पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। और इस तरह का यदि होता है तो मैं यही समझता हूं कि जो सैनिक है वो उसकी कोई ना कोई निहित स्वार्थ है। कई लोग होता है कि 5 साल 10 साल घर से बाहर रहता, अजीज हो जाता है, तो सेना की नौकरी छोड़ना चाहता है, तो कुछ ना कुछ बवंडर खड़ा। और ऐसे लोगों में बिहार उत्तर प्रदेश के लोग ही ज्यादा होते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि गोरखा, पंजाबी, इन सबको वरीयता दी गई पिल कमीशन में। बात समझ में आ गई कि नहीं। अभी भी देखो ना, सीडीएस वगैरह में भी जो ऑफिसर बनता है वो बिहार उत्तर प्रदेश का कम बनता है, ठीक है कि नहीं। और वो जो भी बनता है बिहार उत्तर प्रदेश का, उसका एक क्लास, एक पूर्वज पूर्व में सेना में विभिन्न पदों पे रह चुका है, उसको ज्यादा तरजीह दिया जाता है। मूल बिंदु पे आएंगे। नेक्स्ट, कहां थे हम लोग? हम लोग थे बड़े अच्छे जगह पर जी। तो हो ही रहा है परिणाम। वहां लिख दो पिल कमीशन, नोट में लिख दो। पिल कमीशन के द्वारा, पिल कमीशन के द्वारा, पिल कमीशन के द्वारा सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना का पुनर्गठन किया गया और गोरखा एवं पंजाबियों को तरजीह दी गई। गोरखा और पंजाबियों को तरजीह दिया गया। गोरखा और पंजाबियों को तरजीह दिया गया। गोरखा और पंजाबियों को तरजीह दिया गया। बंगाल में ऐसे लिख दो, बंगाल में यूरोपियन और भारतीय सैनिक का अनुपात, यूरोपियन और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया। 1:2 रखा गया, जबकि 1:2 रखा गया, जबकि मद्रास और बॉम्बे में, जबकि मद्रास और बॉम्बे में, जबकि मद्रास और बॉम्बे में यह अनुपात 1:3 रखा गया। मतलब समझे, यह अनुपात 1:3 रखा गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 भारतीय पे 1। अब बंगाल वाला जो रेजिमेंट था, बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश वाला, उसमें क्या रखा गया, माने 2 भारतीय पे 1 यूरोपियन। यूरोपियन की संख्या यहां बढ़ा दी गई और कड़ी नजर रखी जाती थी उसके हर गतिविधि पर, ठीक है कि नहीं। और लड़ाकू जाति किसको घोषित किया? गोरखा को, पंजाबियों को, जिसने आंख बंद करके सैनिक कमांडर के आदेश का पालन किया। और सेना में हम ये मानते भी हैं कि जो नीचे का लेवल है उसमें इस तरह की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि कई बार सैनिक बहुत कठिन दुर्गम क्षेत्रों में काम करते हैं और उसमें यदि आदेश अवहेलना की स्थिति आ गई
तो फिर इसके खतरनाक अंजाम हो सकते हैं। और सेना के बिंदु पे किसी को टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। यह सब बड़ा संवेदनशील मुद्दा होता है। राहुल को मैं इसीलिए अपरिपक्व मानता हूं कि समय समय पे सेना के मामलों को वो सार्वजनिक मंचों पे उठाते हैं, जो कहते किसी भी दृष्टि से एक जिम्मेदार विपक्ष में यदि वो भूमिका निभाना चाहते हैं तो इस तरह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु क्या है? तो मूल बिंदु जो मैंने अभी आपको बताया उसको ध्यान में करके रखना है। ठीक है कि नहीं? और ये सारी बातें आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता रहा था कि 1857 के पहले संथाल, 1857 के बाद एक किसान आंदोलन काफी चर्चित है, जिसको यहीं पर लिख लेंगे तो श्रेयस्कर होगा, क्योंकि और सारे किसान आंदोलन तो आगे आप पढ़ते ही हैं। लिखेंगे अति अति महत्वपूर्ण है, 10 वर्ड टिक लगाओ उस पर, वो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अति 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 महत्वपूर्ण है कि सिपाही विद्रोह के बाद, सिपाही विद्रोह के बाद बंगाल में 1859-60 में, बंगाल में 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में, उस पर 20 बार टिक लगाओ, एकदम याद करके रखना। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील के खेती के विरोध में आंदोलन किया। नील के खेती के विरोध में आंदोलन किया। नील के खेती के विरोध में आंदोलन किया, जिसका केंद्र नदिया पाबना, जिसका केंद्र नदिया और पाबना था। नदिया और पाबना था। किसानों की एकजुटता के कारण, किसानों की एकजुटता और बुद्धिजीवियों के भूमिका के कारण, और बुद्धिजीवियों के भूमिका के कारण, और बुद्धिजीवियों के भूमिका के कारण, बुद्धिजीवियों के भूमिका के कारण, बुद्धिजीवियों के भूमिका के कारण इसकी खेती बंद हो गई। इसकी खेती बंद हो गई। किसकी खेती? नील की खेती बंद हो गई। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं कि इन बुद्धिजीवियों में, इन बुद्धिजीवियों में सबसे महत्वपूर्ण, इन बुद्धिजीवियों में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू पैट्रियोट के संपादक, इन बुद्धिजीवियों में सबसे महत्वपूर्ण, इन बुद्धिजीवियों में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू पैट्रियोट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। 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 हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अंडरलाइन करो, रट लेना है उसको। यह भी याद रखें, यह भी याद रखें, यह भी याद रखें कि दीनबंधु मित्र ने, दीनबंधु मित्र ने, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक, नील दर्पण नामक, नील दर्पण नामक एक नाटक लिखा। नील दर्पण नामक एक नाटक लिखा जिसमें, जिसमें नील दर्पण नामक एक नाटक लिखा जिसमें
नील के किसानों का दुर्दशा का चित्रण किया गया। भूलेंगे नहीं कि नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद, भूलेंगे नहीं नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? कौन? वेरी गुड, माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। 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 यह नील दर्पण बंगाल, नदिया जिला पाबना, ये काफी महत्वपूर्ण आंदोलन है, प्रतिक्रिया है, और वो 1857 के जस्टवाद की प्रतिक्रिया है, इसीलिए उसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। तो प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ 3-4 क्वेश्चन तक आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और कल से लेकर आज तक हम उस पर गंभीरता से विचार किए हैं, और आशा करते हैं कि समय रहते आप भी उसे याद कर लेंगे तो कठिनाई नहीं होगी। पबना याद रखिएगा कि जहां नील विद्रोह का केंद्र नदिया और पबना था, पबना में अलग से भी 13 सालों के बाद विद्रोह हुआ था 1873 में, पबना आंदोलन, वो भी किसानों का आंदोलन था। जब लिख ही रहे हैं तो 2 लाइन और लिख दो। महत्वपूर्ण है कि 1873 में पबना किसान विद्रोह हुआ। महत्वपूर्ण है कि 1873 में पबना किसान विद्रोह हुआ। पबना किसान विद्रोह बंगाल में हुआ, जिसका नेतृत्व कौन किया था जी? शंभू पाल और ईशान चंद्र राय ने किया था। शंभू पाल और ईशान चंद्र राय ने किया था। शंभू पाल और ईशान चंद्र राय ने किया था। शंभू पाल और ईशान चंद्र राय ने किया था। इस विद्रोह में आंदोलनकारियों ने नारा दिया कि हम महारानी के रैयत हैं, और उन्हीं की रैयत बने रहना चाहते हैं, हम महारानी के रैयत हैं और उन्हीं के रैयत बने रहना चाहते हैं, महारानी के रैयत हैं और उन्हीं की रैयत बने रहना चाहते हैं। ठीक है, चाहते हैं। एक और लिख दो, 1873 लिखे ना। 1875 में दक्कन में 1875 में दक्कन में बलवंत फाड़के के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ। रामोसी किसान विद्रोह लिख दीजिए। रामोसी किसान विद्रोह हुआ, जिसका तात्कालिक कारण महाजनों के द्वारा
ऊंची ब्याज दर पर, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर, ऊंची ब्याज दर पर ऋण दिए जाना था। ऊंची ब्याज दर पर ऋण दिया जाना था, ऋण दिया जाना था। ठीक है, तो ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक एक करके ध्यान में रखेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेंगे और 7:15 7:10 करीब हो रहा है। कोई भी चैप्टर हम शुरू करेंगे तो समय लगेगा और फिर 8:30 बजे आपकी कक्षा भी है। तो हम लोग आज सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को दूसरे कक्षा के भरोसे हम छोड़ते हैं और जिस दिन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन खत्म करेंगे उसी दिन राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की भी हम आगाज कर देंगे। मतलब सामाजिक जो हम स्वतंत्रता संग्राम से सिर्फ एक चैप्टर की दूरी पे खड़े हैं और वो चैप्टर है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। हालांकि उसकी मौखिक व्याख्या हमने आपको कर दी है, सारे तथ्यों की व्याख्या कर दी है। जब मैं 3 सवा 3 बजे आया था उस समय स्टार्ट किया था तो 8-10-15 मिनट हम जो व्याख्यान दे रहे थे उसमें सभी बिंदुओं के ऊपर हम प्रकाश डाल रहे थे। वीडियो थोड़ी देर में जाएगा, उस 15 मिनट को 5 बार यदि सुन लीजिएगा तो आपका धार्मिक सुधार आंदोलन तैयार हो जाएगा। तथ्यों के दृष्टि से, श्रवण के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से तो उन्हीं बातों को थोड़ा चबा चबा करके और समझा कर बताई जाती है, एक्सप्लेनेशन की जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर में आप लोगों को आज अप्रैल माह का करंट भी ऑनलाइन में आपका जाएगा, उसको जरूर सुनिएगा और उसको लिखने का भी प्रयास करिएगा सुन करके, क्योंकि आप देखते ही हैं कि आपके पास भी समय का अभाव होता है और कितना देर आपको बैठाया जाए इस गर्मी में। तो इसीलिए थोड़ा दूर तुम चलो, थोड़ा दूर हम चले और जहां दोनों थक जाए वहां रिक्शा पकड़ ले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।